सोनाली कॉलेज के लिए तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। ड्राइवर सीट पर हवेली के सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी प्रणब बैठे हुए थे। उसे हवेली से बाहर पड़ने की इजाजत बहुत मिन्नतों और जिद के बाद मिली थी। चौधरी परिवार के दुश्मन इतने थे कि उसके पिता बलवीर चौधरी और बड़ा भाई अभय चौधरी उसे बाहर भेजने से डरते थे, लेकिन पढ़ना उसका ख्वाब था। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और सोनाली बलबीर चौधरी की अकेली बेटी थी। उससे बड़ा एक बेटा अभय था जो हवेली के कामकाज देखता था। चलिए दादा, वो मध्यम आवाज में बोली और प्रणब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसके पीछे सुरक्षा के लिए गार्ड्स की एक और गाड़ी चल रही थी। बीवी जी, यहाँ से रास्ता बंद है, क्या वापस घर चले? प्रणब ने कहा। नहीं, आज बहुत जरूरी क्लास है, आप दूसरा रास्ता ले लीजिए, सोनाली बेचैनी से बोली। पर मैडम, वो रास्ता राजवीर चौधरी के इलाके में आता है, मुझे जाना पड़ेगा वरना मेरे सर बहुत डांटेंगे, वो परेशान होकर बोली। प्रणब ने मजबूरी में गाड़ी दूसरे रास्ते पर घुमा ली। जैसे ही गाड़ी उस इलाके में पहुंची, वहां के सरदार जैसे माने जाने वाले राजवीर चौधरी को खबर लग गई कि बलवीर चौधरी की बेटी उसके इलाके में घुसी है। वो अपनी काले रंग की लैंड रोवर लेकर उसी रास्ते पर आकर बीच में खड़ा हो गया। मैडम, सामने राजवीर चौधरी की गाड़ी खड़ी है, हमें वापस जाना चाहिए, मैं अभय साहब को फोन करता हूँ। प्रणब घबराकर बोला। नहीं, दादा को मत बताइए, बात बहुत बिगड़ जाएगी, आप गाड़ी घुमा लीजिए। नहीं घुमा सकते, पीछे भी इनकी गाड़ियां खड़ी हैं, राजवीर बहुत खतरनाक आदमी है, प्रणब ने साइड मिरर में देखते हुए कहा। सोनाली के पीछे गार्ड्स की सिर्फ एक गाड़ी थी, जबकि राजवीर अपनी 4 गाड़ियों और दर्जनों लोगों के साथ खड़ा था। वे फंस चुके थे। राजवीर अपनी गाड़ी से उतरा, धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ आया और सोनाली के तरफ वाले शीशे पर दस्तक दी। सोनाली ने डरते डरते शीशा नीचे किया। लगता है आप लोग रास्ता भूल गए हैं, कहें तो रास्ता दिखा दूं? वो अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला। सोनाली को उसके चेहरे का रौब साफ महसूस हुआ। साहब, हमें जाने दीजिए, प्रणब बोला। राजवीर हंस दिया, एक धीमी खतरनाक हंसी। अरे, आप तो हमारे इलाके में मेहमान बनकर आए हो, खातिरदारी किए बिना कैसे जाने दूं? उसके पीछे खड़े लोग गाड़ियों के बीच घेरा बनाकर खड़े थे। सोनाली ने एक नजर प्रणब पर और एक पीछे गार्ड्स पर डाली और समझ गई कि वो सच में फंस चुकी है। राजवीर की नजरें सीधे उसी पर थीं, तेज, डरावनी, हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। राजवीर चौधरी हल्की मुस्कान के साथ बोला। अच्छा, रास्ता भूल गई हैं तो दिखा दूं? वो मजे से बोलता हुआ सोनाली को और ज्यादा तपा चुका था। हमें जाने दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, सोनाली ने कांपती आवाज में कहा। हमारे इलाके में चौधरी परिवार वालों का आना मना है, लेकिन जब आप आ ही गई हैं तो आपको ऐसे कैसे जाने दूं? वह जिद से बोला। क्योंकि मैं नहीं चाहती बात बढ़े और दादा तक जाए, प्लीज हमें जाने दें। सोनाली के लहजे में साफ डर था। प्रणब घबरा कर बोला। मैडम, मैं अभी अभय साहब को कॉल करता हूँ। इस पर राजीव जोर से हंस पड़ा। उसकी हल्की ब्राउन आंखें सीधी सोनाली की स्याह आंखों से टकराईं। साहब, जब तक आएंगे ना, हम इन्हें यहाँ से उठाकर ले भी जा सकते हैं। आज जाने दे रहा हूँ क्योंकि चौधरी लोग औरत की इज्जत करते हैं। वह पीछे हट गया। सोनाली को राजवीर की यह हरकत बेहद अजीब लगी। रास्ता रोकना, फिर जाने देना, जैसे वो उसको तौल रहा हो। प्रणब ने एक पल भी देर न करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। सोनाली ने खिड़की से झांका तो राजवीर अब भी उसी रौब से खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो जा नहीं रही बल्कि उसके दिमाग में बस रही हो। राजीव, उसने अपने भरोसेमंद खानदानी मुलाजिम को बुलाया। जी साहब, ये लड़की इसके घर की अकेली बेटी है ना? हाँ साहब, आज तक कभी बिना गार्ड्स के बाहर नहीं जाती थी, दुश्मनी बहुत है इनके घर के, बड़ी मुश्किल से कॉलेज की इजाजत मिली है। राजीव बोला तो राजवीर गहरी सोच में डूब गया। चौधरी परिवार के इलाके के लोग आम तौर पर अपने दुश्मनों की हर खबर रखते थे, तो राजकुमारी को इतने सालों से पर्दे में छुपा कर रखा था। दिलचस्प। राजवीर की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। नाम क्या है? सोनाली चौधरी। सोनाली चौधरी, वो नाम दोहराते हुए हल्का मुस्कुराया। हमारी दुश्मन की जान, जल्दी मुलाकात होगी तुमसे। तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखा है तुम्हारे घर वालों ने, लेकिन बेकार,
अब तुम मेरी नजरों में आ चुकी हो, वह सोचते हुए चश्मा पहनता है और फिर बोला, उधर कॉलेज में इसका पर्दा हटाओ जरा, देखूं कैसी है चौधरी साहब की राजकुमारी। कॉलेज पहुंचते ही एक नए लड़के ने सोनाली को देखते हुए बेशर्मी से जुमला कसा और यहीं से राजवीर चौधरी की दुनिया और सोनाली की जिंदगी टकराने वाली थी। सोनाली ने अपनी दुपट्टे को और कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। कंधे पर बैग लटकाए कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हुए वह दुपट्टे से अपना मुंह बांधे तेज तेज चल रही थी। पीछे दो नए लड़के बदतमीजी से हंस रहे थे। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं, उनमें से एक ने दूसरे के हाथ पर ताली मार कर कहा। वो दोनों ही कॉलेज में नए थे और सोनाली के खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सोनाली अपने चेहरे पर घबराहट साफ लिए और दोस्त सारिका के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। तभी उनमें से एक लड़का सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सोनाली के चेहरे पर डर साफ उभर आया। आज तक किसी ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और आज यह लड़का उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। सारिका ने लड़के को झिड़कने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है ये किसकी बहन है? भाई को भी देख लेंगे, पहले इसे तो देख ले, वह एक आंख मारते हुए बोला। सोनाली का कांपता हाथ कसकर सरिका के हाथ को पकड़े था। सरिका खुद भी डरी हुई थी और उन दोनों की डरती शक्ल देखकर उस लड़के का हौसला और बढ़ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, हमें भी तो दिखाओ, इस दुपट्टे के नीचे कौन सा चेहरा छुपा रखा है? चेहरा तो हसीन लगता है। वह सोनाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। सोनाली की जुबान सूख चुकी थी, उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। आंसू किसी भी पल आंखों से गिर सकते थे। उसी वक्त राजवीर चौधरी खास तौर पर आज उसे देखने कॉलेज आया था। इस कॉलेज को चलाने के लिए आधी राशि वही देता था। वह बस सोनाली के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने उसके विभाग के पास पहुंचा ही था कि सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। उस लड़के को सोनाली के इतना करीब देखकर उसे अजीब सा काबू से बाहर गुस्सा आया। वह एक झटके में आगे बढ़ा और लड़के का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया। लड़का इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और धड़ाम से गिर पड़ा। राजवीर को देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजवीर भाई, मैं सॉरी, आपके दोस्त का भाई, वो लड़का हकलाते हुए बोला। लेकिन राजवीर की निगाहों में उसके लिए कोई रियायत नहीं थी। उसकी विशाल कदकाठी के आगे वो लड़का किसी बच्चे जैसा लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई मेरी जान की तरफ नजर उठाने की? राजवीर चिल्लाया और अगले ही पल वह उसके ऊपर मुक्कों की बौछार करने लगा। सोनाली की चीख गलियारे में गूंज उठी। आंसू पलकों का बांध तोड़कर चेहरे पर लुढ़कने लगे, मगर राजवीर उसे सुन ही नहीं रहा था। वह सौर्य पर लगातार मुक्के बरसाता जा रहा था। कुछ लड़के वहां जमा हो चुके थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजवीर चौधरी को रोकने आगे बढ़े। सब जानते थे कि उससे उलझने का अंजाम क्या होता है। सौर्य के चेहरे पर खून बह रहा था, रंग पूरी तरह उड़ चुका था। सोनाली, वो मर जाएगा, इस इंसान को रोको। सारिका ने घबराकर सोनाली को झचकोरा ताकि वह होश में आए। सोनाली ने उस जुनूनी आदमी को देखा जो किसी भी पल सौर्य को मार ही देता, वो भी उसकी वजह से। छोड़ दीजिए उसे, जान ले लेंगे क्या? वह पहली बार कांपती आवाज में बोली। सोनाली की धीमी पर डरी हुई आवाज सुनकर राजवीर एक पल को ठिठका, फिर सौर्य का कॉलर पकड़कर उसे खींचता हुआ सोनाली के सामने ले आया। माफी मांगो इससे, वह चिल्लाया, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ तमाशा मत कीजिए। सोनाली लाल चेहरा लिए अपने इर्द गिर्द जमा भीड़ को देख रही थी। सबकी निगाहें उसी पर थीं और हर कोई जानता था कि चौधरी और अभय चौधरी के परिवार में पुरानी दुश्मनी चल रही है। ऐसे में राजवीर का ये रिएक्शन सबके लिए हैरान करने वाला था। मैंने कहा माफी मांगो, राजवीर फिर चिल्लाया। सौर्य दर्द और कमजोरी से कांप रहा था, बोलना भी मुश्किल हो रहा था। माफ कर दो, उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा। राजवीर ने झटके से उसका कॉलर छोड़ दिया और सीधे सोनाली की तरफ देखा। चलो मेरे साथ, आदेश जैसा लहजा था। इससे पहले कि सोनाली मना कर पाती, उसने उसके दुपट्टे को हल्के से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सोनाली को समझ ही नहीं आया कि यह सब इतनी तेजी से कैसे हो गया। वह गुस्से, डर और शर्मिंदगी के बीच घसीटी सी उसके पीछे चल रही थी। राजवीर बिना किसी इजाजत के ऑफिस में घुसा। प्रिंसिपल उसे देख हक्के बक्के रह गए। राजीव सर, आप यहाँ?
वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। राजवीर ने सोनाली की हालत की तरफ इशारा किया और गुस्से से बोला, आपके कॉलेज में लड़कियों के साथ यही व्यवहार किया जाता है? लड़के इन्हें छेड़ रहे हैं, इनके दुपट्टे तक पर हाथ डाल रहे हैं। ये हालत देखिए इसकी। आपको पता भी है कि मैं यहाँ पैसे देता हूँ। क्या यही सीख दी जाती है यहाँ? प्रिंसिपल सकपका गया। गलती हो गई सर, सब जानते हैं ये अभय चौधरी की बहन है। प्रिंसिपल खुद हैरान था कि वह इतनी पुरानी दुश्मनी के बावजूद राजवीर किस तरह सोनाली के लिए आग बबूला हो रहा था। सिर्फ उसकी बहन की इज्जत करना जरूरी नहीं, यहाँ जितनी भी लड़कियां पढ़ने आती हैं सबकी इज्जत अहम है। मैं आगे से ऐसा जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाइए और ध्यान रखिए कि किसी को इस मामले की भनक तक ना लगे। इनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। राजवीर के रौब और तेवर से अधेड़ उम्र के प्रिंसिपल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सोनाली ने एक नजर उसकी तरफ देखा। इस पल वह सचमुच किसी मददगार जैसा लग रहा था, वरना वह तो उस लड़के के सामने ही शायद बेहोश हो जाती। प्रिंसिपल घबराकर तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गया। राजवीर उसकी तरफ मुड़ा। उसके हाथों पर मुक्के मारने की वजह से त्वचा उधड़ गई थी और माथे पर बाल बिखरे हुए थे। सोनाली का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे देखते ही राजवीर एक पल को ठहर सा गया, लेकिन तुरंत ही अपने दिल को समझाने लगा, इसकी जगह कोई और लड़की भी होती वह यही करता। क्यों रो रही हो तुम? वह सख्ती से बोला, आपकी वजह से इतने लोग मुझे देख रहे थे, सब अब बातें बनाएंगे। वह हिचकियों में बोली, वो लड़का मर जाता तो भी तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता। और मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ये लो। उसने जेब से एक छोटी पिस्तौल निकालकर उसके हाथ में थमा दी। जहाँ कोई छेड़े इसी से मार देना। सोनाली ने पिस्तौल हाथ में लगते ही डर कर दूर फेंक दी। राजवीर ने उसे घूर कर देखा। मुझे ये चलाना नहीं आता, वह कांपते हुए बोली। मैं सिखा दूंगा, यह बंदूक हमारे चौधरी खानदान की निशानी है, तुम भी सीख लो, कभी मुझ पर ही चलानी पड़ जाए। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं सीखूंगी, वह जिद में बोली। मैं फिर भी सिखा दूंगा। वह एक कदम और करीब आया। सोनाली की सांसें अटक गईं, उसके गले की नस उभरी और फिर दब गई। राजवीर की बेबाक और सीधी नजरें उसे डराने लगीं। एसी की ठंडक में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। आप अब जाइए। दादा को पता चल गया कि आपने मेरी मदद की है तो अच्छा नहीं होगा, वह कांपती आवाज में बोली, क्योंकि अपने भाई अभय का गुस्सा वह भली भांति जानती थी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर भलाई का भी जमाना नहीं रहा। राजवीर व्यंग में मुस्कुराया। तुम्हारे भाई को भी देख लेंगे, मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहिए। सोनाली ने उंगली उठाकर चेतावनी दी। राजवीर की आंखों में हल्की चमक आई। गुड, ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया। भाई के मामले में हिम्मत जाग जाती है। इतनी हिम्मत अपने लिए भी कर लिया करो, वरना कहोगी तो मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करने आ जाऊंगा। वह उसकी तरफ झुककर बोला तो सोनाली ने अपनी आंखें मीच ली। वह उससे कद और उम्र दोनों में थोड़ी छोटी थी। उसने यह भी नहीं पूछा कि वह क्यों आ गया। उसकी आंखों में सीधे देख पाना उसके बस की बात नहीं थी। जब उसकी आंखें बंद रहीं तो वह थोड़ा चिढ़कर बोला, आंखें खोल लो। आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलेगा, और मुझ जैसा खतरा तो किसी चीज से नहीं टलता। तंज कसते हुए वह पीछे हटा और आंखों के जरिए सोनाली के चेहरे का हर नक्श ऐसे नापता गया मानो दिमाग में उतार रहा हो। फिर उसने अपनी गन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सोनाली ने भी दरवाजे की तरफ देखा। उसे यह लड़का बेहद घमंडी लगा था, मगर आज वह उसके काम आया था। यह बात वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। जाते जाते उसने आधा गाना गुनगुनाते हुए ऐसे न मुझे देखो बस एक तिरछी नजर उससे मिलाई और बाहर चला गया। बदतमीज चौधरी, सोनाली बड़बड़ाई। कुछ दिन बाद तू कैसे आ गई आज? सारिका हैरान होकर बोली। सोनाली कभी किसी पिकनिक ट्रिप पर नहीं जाती थी, किसी के घर भी नहीं जाती थी। मैंने दादा को मना लिया, उनके सामने थोड़ा रोना शुरू किया तो मान गए। मुझे ये ट्रिप मिस नहीं करनी थी। कॉलेज के कुछ ही साल बचे हैं। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। वो अब 1 घंटे के रास्ते पर बनी झील जा रहे थे। सोनाली कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी। मैं तो पहले जा चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत है।
तू भी देखना, मजा आएगा। सारिका खुशी से उसे गले लगाकर बोली। सब बस में बैठ चुके थे। ठंड की वजह से सोनाली ने खुद को शॉल में लपेट रखा था। हाथों में दस्ताने थे और सिर पर ऊनी टोपी। वह अपनी उम्र से भी छोटी और बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते भर सारिका और वह बातें करती रहीं। बस जैसे ही अपनी जगह पर रुकी, सब धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। मैंने सुना था कि यहाँ का राजकुमार एक परी से प्यार करता था। परी और वह यहाँ मिला करते थे, लेकिन एक विलेन ने दोनों को अलग कर दिया। रातों को आज भी इन्हें यहाँ देखा जाता है, कुछ साए, कुछ परछाइयाँ। सारिका ने सोनाली को थोड़ा डराते हुए कहा, शायद इस झील ने उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए जिंदा करके रखा है। सोनाली मुस्कुरा दी। झील के करीब से यह एहसास आता था कि जुदा होकर भी कुछ मोहब्बतें अमर हो जाती हैं। जैसे ही सोनाली नीचे उतरी, उसने सामने पिलर के साथ टेक लगाए खड़े राजवीर चौधरी को देखा तो एक पल को ठिठक गई। ब्राउन स्वेटर, शर्ट और पैंट में वह अपने रोज के अंदाज से बिल्कुल अलग और कई ज्यादा हैंडसम लग रहा था। झील का वही राजकुमार जो किसी परी को चाहता था, या शायद वही शख्स जो कहानी का रुख पलट देता है। और परी, वो तो खुद सबसे अनजान थी। राजवीर ने उसे देखा और बिना देर किए उसकी ओर बढ़ा। चलो, यहाँ से आगे का सफर हम दोनों अकेले करेंगे, वह सीधे सपाट बोला। सोनाली ने हैरानी से उसे देखा। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मैं कॉलेज ट्रिप पर आई हूँ, मैं सारिका के साथ रहूंगी। राजवीर ने तिरछी नजर से देखा। सारिका अपना मजा लेगी और तुम मेरे साथ चलोगी? ज्यादा बोला तो सबके सामने उठा ले जाऊंगा। सोनाली जानती थी कि वह ऐसी बात यूं ही नहीं कहता। उसकी आंखों में एक सख्त यकीन था कि वो सच में कर देगा। वह बेचैन होकर उसे देखने लगी। दादा को पता चल गया तो वे आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसका लहजा बिल्कुल ठोस था। राजवीर ने उसकी हिम्मत पर हल्की मुस्कान दी। तुम्हें हिम्मत करने को कहा था, लेकिन मेरे सामने नहीं। बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हारे दादा को कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा। अब चलो। उसकी एक भी बात ना सुनते हुए राजवीर ने सोनाली की कलाई थाम ली और उसे अपने साथ खींचकर ले गया। सारिका ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब वह बस सोनाली की सलामती चाहती थी। सोनाली घबराकर बोली, आप ऐसे मुझे लेकर नहीं जा सकते, और इस तरह डरा धमकाकर तो बिल्कुल नहीं। तो क्या कर लोगी तुम? उसने उसे एक सुनसान सी जगह लाकर पेड़ से टिकाकर कहा। सोनाली ने उसके हाथ पर अपने दूसरे हाथ से जोर से नाखून गड़ा दिए, जिससे उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। अरे जंगली बिल्ली, वह हंसा। ऐसे छोटे मोटे हमलों से मुझ पर कुछ नहीं होता। बाघों का कुछ अलग अंदाज होता है, वो इस्तेमाल करोगी तो शायद थोड़ा असर हो जाए। हाँ, अपनी नजरों के वार से तुम घायल करने की ताकत रखती हो। उसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए ये कहते ही राजवीर का लहजा बदल गया। सोनाली का दिल जोर से धड़का। उसके चेहरे का रंग एक पल में बदल गया। मैं दादा को बता दूंगी आपके बारे में, वो आपको जान से मार देंगे। तुम भी जमींदार की पोती हो और तुम कभी अपनी वजह से किसी की मौत नहीं होने दोगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने एक चालाक सी मुस्कान के साथ कहा। वैसे तुम इतनी ही छोटी हो या सिर्फ लगती हो? लगता है स्कूल जाने की उम्र में ही कॉलेज में आ गई हो क्या? जी नहीं, मैं पूरे 20 साल की हूँ। उसने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। उसे हमेशा अपनी उम्र और कद को लेकर बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था। उफ, फिर भी छोटी ही लगती हो, वह बोला, और फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह उसे अपने साथ झील की दूसरी तरफ ले आया। बीच का रास्ता ठीक नहीं था, इसीलिए उसने उसे अपने पास खींचकर संभालते हुए आगे बढ़ाया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचे, सोनाली सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। झील का पानी बिल्कुल शांत था और चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ उसे घेरे हुए थे। यह बहुत खूबसूरत है, सोनाली सामने देखते हुए बोली। हाँ, बहुत ज्यादा, राजवीर ने कहा, मगर उसकी नजरें झील पर नहीं, सोनाली के चेहरे पर थी। सोनाली उसकी नजरें खुद पर टिकी देख छेप गई। अब आप मुझे वापस छोड़ाइए। रुको, तुम अब तक जैसे जिंदगी जीती आई हो वो अलग था, आज मेरे साथ जियोगी। वाह,
मैं परी हूँ यहाँ की, और आप क्या हुए, विलन? वह तंज से बोली। जो तुम समझो, और अगर तुमने खुद को मुझसे अलग समझा तो विलन, वरना मैं राजकुमार भी बन सकता हूँ। उसने जेब में हाथ डालते हुए मुस्कुराकर कहा। कुछ ही देर में उसके आदमी वहाँ टेबल लगा चुके थे। मुझे जाने दो प्लीज, मेरे साथ डिनर कर लो, फिर चली जाना। वह आराम से बैठ गया। इस जिद्दी इंसान के आगे हार मानते हुए सोनाली ने गहरी सांस ली और उसी के सामने बैठ गई। राजवीर उसके लिए सेब के छोटे छोटे टुकड़े काटकर प्लेट में रख रहा था। सोनाली उसका अंदाज देखती रही। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना 1 हफ्ते पहले ही खाया था। जब तक उसका भाई घर आता वो सो चुकी होती थी। यह शांत और अपनापन भरा मंजर उसे अंदर तक सुकून दे रहा था। राजवीर छोटी छोटी बातें करता रहा और सोनाली के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिलती गई। अनजाने में ही मोहब्बत उस पर धीरे धीरे मेहरबान हो रही थी। आप मुझे बार बार कॉल क्यों करते हैं? किसी को पता चल गया तो वह चिंता से बोली। क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी होती है। मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो कॉलेज आ जाऊंगा। तो मैं कॉलेज जाना ही छोड़ दूंगी। वह तपक कर बोली। तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। आपको किसी से जरा भी डर नहीं लगता? हमेशा की तरह वही सवाल। नहीं, नहीं लगता। और प्यार किया तो डरना क्या? वह जोर से हंस दिया। सोनाली और उसके बीच बातों का यह सिलसिला 1 महीना पूरा करने को था। वह अक्सर उसके लिए छोटे छोटे तोहफे देता था। जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती किसी और की गाड़ी से उसका पीछा करता रहता था। शुरू शुरू में सोनाली ने उसकी कॉल नहीं उठाई, मगर वह ढीठ बना लगातार कॉल करता रहा। सोनाली जो ध्यान और प्यार को तरसी हुई थी, उसकी यह तवज्जो पाकर खिल उठी थी। अभय और बलवीर चौधरी तो बिजनेस की वजह से कई कई दिन शहर में ही गुजार देते थे, जबकि वह अकेली हवेली में यूं ही इधर उधर घूमती रहती थी। वह अभी बात कर ही रही थी कि अभय तूफान की तरह कमरे में घुसा। किससे बात कर रही हो? वह चिल्लाया। सोनाली के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। किसी से भी नहीं। अभय ने नीचे गिरा मोबाइल उठाकर देखा, जहां राजवीर चौधरी का नाम चमक रहा था। मोबाइल से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। अभय ने मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा और सोनाली को पकड़कर लॉज में ले आया। क्या हो गया है? क्यों इस तरह इसे घसीट रहे हो? अभय, मैं कह रहा हूँ छोड़ो इसे। बलबीर चौधरी तेज आवाज में बोले। अपनी बेटी को उन्होंने आज तक फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, और उसकी यह हालत देखकर वह गुस्से से भर उठे। पूछिए इससे, हमारे दुश्मनों के साथ इसने क्यों रिश्ता जोड़ रखा है? उस राजवीर चौधरी से इसका क्या नाता है? अभय ने झटके से छोड़ा तो सोनाली जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नजरें जमीन पर जमी हुई थी। क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? कोई तुम्हें कुछ भी कह देगा और तुम मान लोगे? बलबीर गुस्से में बोले। मैं नहीं माना था बाबा, मगर यह उससे कॉलेज ट्रिप पर भी मिली है। वो इसके कॉलेज भी गया है। इसने हमारे भरोसे का यही इनाम दिया है। अभय जहर भरे लहजे में बोला। क्या यह सब सच है सोनाली? बलवीर चौधरी की अविश्वास भरी नजरें सोनाली पर उठी। वह नजरें झुकाए खड़ी रही। बलवीर वहीं रखे सोफे पर धस से गए। उसकी झुकी हुई नजरें, नादान सा चेहरा सब कुछ बयां कर रहे थे। घर के नौकर यह मंजर देख रहे थे और सोनाली की यह हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। लेकिन यह सब उसने खुद ही तो चुना था। मैं इसकी जान ले लूंगा। अभय गुस्से से आगे बढ़ा, मगर बलवीर की तेज आवाज पर वही रुक गया। पागल मत बनो। लोगों को क्या जवाब दोगे? सबको एक और चुगली मिल जाएगी। सोनाली की शादी की तैयारी करो। मेरे पास 2 रिश्ते आए हुए हैं, उनमें से किसी एक को हाँ कर दूंगा। तब तक के लिए इसे कमरे में बंद कर दो, और ध्यान रहे किसी नौकर के जरिए यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सोनाली पथराई आंखों से अपनी जिंदगी का फैसला होते देखती रही। अभय के होंठ गुस्से से कांपने लगे। बाबा, यकीन कीजिए, वो मुझसे शादी करना चाहता है। वह मुश्किल से बोली। चाहे या ना चाहे, अब ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ वह लड़का यह सब दुश्मनी में कर रहा है, और मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। नौकरानियां हुक्म पर सोनाली को साथ ले जा रही थी। अभय, तुम कुछ नहीं करोगे। उसी लड़के के सामने सोनाली की विदाई होगी। तब तक अपने गुस्से पर काबू रखो। हुक्म देकर बलबीर चले गए। अभय मुट्ठियां भींच कर रह गया।
उधर जब राजवीर ने सोनाली के मोबाइल पर कॉल की तो फोन लगातार बंद जा रहा था। बिना एक पल गवाए वह हवेली के पिछले हिस्से से होते हुए उसके कमरे की खिड़की के सामने पहुंचा। सोनाली, मैं हूँ, खिड़की खोलो। उसके यह कहते ही सोनाली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से खिड़की खोली तो राजवीर अंदर आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेता तो अभी हंगामा मच जाता। वह घबराकर दरवाजे की तरफ पलटी और जल्दी से कुंडी लगा दी। राजवीर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। आज से पहले उसने कभी सोनाली को इस तरह बिखरी हालत में नहीं देखा था। मैंने सोचा तुम पर इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्यों ना मैं खुद ही मिलने आ जाऊं। वह शौक से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज, आप नहीं जानते मुझ पर कितनी पाबंदियां लगा दी हैं। सबने मिलकर मेरी शादी उस आदमी से तय कर दी है जिसे मैं जानती भी नहीं। मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। सोनाली घबराई हुई बोली, तो क्या किसी और की होकर मेरी जान निकाल दोगी? तुम्हें लगता है राजवीर चौधरी की मोहब्बत यूं किसी और की होकर बदल जाएगी? वह सख्त लहजे में बोला, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो। मैं घर से भाग नहीं सकती। आप समझने की कोशिश करें। सोनाली की आवाज कांप रही थी। इस बार राजवीर उसकी तरफ बढ़ा, उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा और सख्ती से बोला, तुम्हें ऐसे पीछे हटने नहीं दूंगा। अभी चल रही हो या फिर मैं सामने से आकर सबको ठोक दूं और तुम्हें ले जाऊं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों खानदानों की दुश्मनी आप भी जानते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। वह डर से बोली, तुम मेरे साथ चलो, मेरा भरोसा करो, बाद में सबको मना लेंगे। राजवीर ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। तुम्हें अभी फैसला लेना है, या तो मेरे साथ चलो या फिर मेरी ही बंदूक से मुझे मार दो। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर सोनाली के हाथ में थमा दी। सोनाली डर के मारे पिस्तौल दूर फेंक चुकी थी। वह कम उम्र की जज्बाती लड़की अपने ही महबूब की मौत के डर से कांप उठी। मैं चलूंगी प्लीज, वह रोते हुए बोली। उसने छोटे से बैग में अपना जरूरी सामान जल्दी जल्दी रखा। राजवीर उसे ले जाने पूरी तैयारी के साथ आया था। वह कई दिनों से उसका भागने का पूरा प्लान बना चुका था। हवेली के कुछ नौकरों को भी उसने अपने साथ मिला रखा था। अब चौधरी खानदान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। उनके घर की इज्जत रातों रात उनके दुश्मनों के हाथों में जाने वाली थी। दोनों परिवारों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। सालों पहले राजवीर के चाचा की बेटी को सलोनी के ताऊ का बेटा जबरदस्ती ले गया था और पंचायत में बात पहुंचने पर भी मामले को दबाकर वह शादी कर दी गई थी। लेकिन सोनाली का कजिन अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता था। यह बात चौधरी हवेली तक भी पहुंच चुकी थी, मगर पंचायत में लड़की को सौंप देने के बाद उसके मायके वाले कुछ नहीं कर पाए। एक दिन नशे की हालत में सलोनी के कजिन ने राजवीर की कजिन को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। उसी हाल में वह खुद सीढ़ियों से गिर गई। राजवीर की कजिन को वापस उसके मायके भेज दिया गया, मगर उसके चेहरे और जिस्म पर पड़े घाव इस दुश्मनी को और भड़का गए। इस हादसे में उसका बच्चा भी खो गया था। उसी दुश्मनी की जड़ें आज तक सुलग रही थी। राजवीर की कोई सगी बहन नहीं थी। राजवीर अपनी कजिन बहन से ही सगी बहन जैसा लगाव रखता था। इस हादसे से उसकी बहन की दिमागी स्थिति पर काफी असर पड़ा। काफी दिन तक वह डिप्रेशन का शिकार रही, लेकिन राजवीर ने उसका एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाया और फिर शहर में एक लड़के से उसकी शादी करवा दी गई। वह लड़का स्वभाव का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी भी एक शादी पहले हो चुकी थी और उसका 1-2 महीने का छोटा बच्चा भी था। लेकिन बच्चों को जन्म देने के दौरान उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उस लड़के को एक पत्नी की आवश्यकता थी और अपने बच्चों के लिए एक माँ की आवश्यकता थी। राजवीर ने उस लड़के को अपनी बहन की जिंदगी के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। उस लड़के को किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने पूरी इज्जत से उसकी बहन को अपना जीवन साथी चुन लिया था और आज उसकी बहन उस लड़के के साथ शहर में एक अच्छी जिंदगी बिता रही है। पर राजवीर के दिल में वह दर्द आज भी सुलग रहा है, क्योंकि अगर वह लड़का उसकी बहन को ना स्वीकारता तो
उसकी बहन की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि उसकी बहन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और वह खुद से अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की ताकत ही नहीं जुटा पा रही थी। उधर सोनाली और राजवीर का विवाह उनके कुछ दोस्तों की मौजूदगी में गुपचुप हो चुका था। सोनाली को लेकर वह सीधे अपनी हवेली पहुंचा, जहां उनके विवाह की खबर उनसे पहले ही पहुंच चुकी थी। राजवीर सोनाली का हाथ पकड़े हवेली का दरवाजा पार करके अंदर आया, जहां उसकी माँ बिमला जी उसके इंतजार में खड़ी थी। तो दुश्मनों की लड़की ब्याह लाया, जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो हमारे खानदान की दुश्मन है। बिमला जी गुस्से से बोली, अम्मा अभी मुझसे कोई बहस मत कीजिए, मैं थका हुआ हूँ। और सुन लीजिए, यह मेरी पत्नी है, आज से इसका यही घर है और यही इसकी पहचान। राजवीर ने साफ लहजे में कहा और सोनाली को साथ लेकर सीधे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। आपकी मम्मी को मैं पसंद नहीं आई शायद, सोनाली घबराकर उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। राजवीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। बचपन से उसने अपनी कजिन को रोते बिलखते देखा था। अब वही जख्म वह इस हवेली की बेटी को लाकर भरना चाहता था। तुम बहुत अच्छी हो, जैसे तुम मुझे अच्छी लग गई वैसे ही सबको लग जाओगी, वह उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। राजवीर प्लीज, यह सब बहुत जल्दी हो गया, सबको मेरे बारे में पता चल गया होगा। सोनाली धीमे स्वर में बोली। तो क्या? उसने उसका हाथ पकड़कर पास खींच लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो, बस यही याद रखो, और कोई बात नहीं। सोनाली कुछ कहना चाहती थी, पर राजवीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी धड़कनों को सुनो और मैं तुम्हारी। वह उसके चेहरे के करीब झुकाया और उसकी पनाहों में सोनाली का सारा डर जैसे खो गया। कुछ दिन बाद बिमला जी चिंता में बोली, 1 महीना हो गया है, पर इस तरह की खामोशी किसी आने वाले तूफान की निशानी लग रही है। अम्मा, जलने दीजिए दुश्मनों को अपनी ही आग में। वैसे भी अभी हमने कोई दावत नहीं की है और ना मेरा इरादा है, राजवीर ने ठंडे लहजे में कहा। तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? बिमला जी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, छोड़ दूंगा इसे। उसके घर वालों को उसी तरह तड़पते देखूंगा जैसे मेरी बहन को तड़पाया गया था। इसे ऐसी हालत में वापस भेजूंगा कि उम्र भर याद रखें। राजवीर के शब्दों में बदला साफ झलक रहा था। इतनी देर में दरवाजे के पास पहुंची सोनाली यह सब सुनकर ठिठक कर रुक गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, पर यह सब उसी के बारे में कहा जा रहा था। बिमला जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कर रहा है तू। पंचायत का डर ना होता तो वो आदमी उसे जान से ही मार देता। और सुन, पड़ोसी गांव के जमींदार की बेटी का रिश्ता आ रहा है, पहले उन्हें हाँ कर दे, तेरी असली और खानदानी बीवी वही होगी। यह वाक्य सुनते ही सोनाली के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया और आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। सोनाली को अब सब समझ आ चुका था। उसका प्यार, उसका सलूक, उसकी मीठी बातें, सब झूठ था, सब फरेब। उसका दिल जैसे सीने में मरोड़ खाने लगा। उसने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आ गई। कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद राजवीर कमरे में आया तो उसे इस हालत में देखकर ठिठक गया। लगता है तुम्हें सब पता चल ही गया। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं खुद ही बताने वाला था। वह बेमन से बोला। आप इतने जालिम हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोनाली ने सिसकते हुए कहा। अगर मुझे इस्तेमाल ही करना था तो एक बार में ही मार देते। यूं रोज रोज दर्द देकर क्यों मार रहे हैं? झूठी मोहब्बत का नाटक क्यों किया? वह रोते हुए राजवीर का कॉलर पकड़ बैठी। राजवीर ने झटके से उसका हाथ हटाया और सख्त लहजे में बोला, मेरे कॉलर तक पहुंचने की कोशिश मत करना। अगर उसी वक्त मार देता तो तुम्हारे घर वालों को कैसे तड़पाता? जैसे मेरी बहन को तड़पाया था, वैसे ही अब तुम्हारे घर की इज्जत को रौंद कर बदला लूंगा। राजवीर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो मुझसे प्यार करते थे, सोनाली टूटे हुए मन से बोली। राजवीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। प्यार? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की नाक मिट्टी में मिलाने के लिए यह सब किया, और देखो मैं कामयाब भी हो गया। अब तुम्हारे इस मासूम चेहरे से भी मन भर चुका है मेरा। दुश्मन की बेटी कभी मेरी असली खानदानी पत्नी नहीं बन सकती। उसने सोनाली को ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़िए, ऐसा मत कीजिए। सोनाली पागलों की तरह बोली। जिस लड़के को उसने हमसफर समझा था वही उसके सामने क्रूर और निर्दयी बन खड़ा था।
तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारे घर वाले उम्र भर याद रखेंगे कि चौधरी परिवार से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर राजवीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सोनाली के अंदर इस बार पहली बार उससे मोहब्बत नहीं, जहर जैसा जलता हुआ दर्द हुआ। सोनाली ने राजवीर को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके सामने दीवार की तरह खड़ा रहा। वह रूखी आवाज में बोला, जब तक तुम मेरे घर में हो उतना तो करना ही होगा जो मैं कहूँ। एक अच्छी बीवी की तरह शांत रहो, मुझे चैन दो। सोनाली का पूरा मन घबराने लगा। वह रोते हुए बोली, राजवीर, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ। बस अपनी हवेली में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं यहीं रह लूंगी। मैं अब अपने घर वापस नहीं जा सकती। लेकिन राजवीर का दिल पत्थर ही बना रहा। उसके चेहरे पर तंज भरी शक्ति थी। वह बोला, प्यार व्यार कुछ नहीं होता सोनाली, तुम बस मेरे मन बहलाने का जरिया थी। मेरी असली पत्नी आने वाली है और वो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक वो नहीं आती तुम्हारा यहाँ रहना ही ठीक है। उसके बाद तुम अपने हिसाब से कहीं भी चली जाना। सोनाली का दिल टूट चुका था। उसे समझ आ रहा था कि इतने दिनों में वो उसके लिए बस एक बोझ, एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज भर थी। जो इंसान उसे अपना हमसफर लगता था वही सबसे बड़ा धोखा देने वाला निकला। 1 हफ्ता बीत चुका है। इस 1 हफ्ते में राजवीर ने उसे अपनी मर्जी से चलने पर मजबूर कर दिया था। वह उसकी नजर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। उधर हवेली में रौनक बढ़ती जा रही थी। बड़ी सजावट हो रही थी। पूरे गांव में चर्चा थी कि जमींदार राजवीर चौधरी की शादी होने वाली है। लोग खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन सोनाली के सीने में हर बीतता पल भारी होता जा रहा था, क्योंकि उसी हवेली में उसकी अपनी जिंदगी खत्म की तरह महसूस होने लगी थी। बिमला जी, जो राजवीर की सौतेली माँ थी, हर छोटे बड़े इंतजाम पर निगाह रख रही थी। वर्तिका और अमन जैसे रिश्तेदार भी आ गए थे और सोनाली को ऐसे देखा जा रहा था मानो वह इस घर में कभी थी ही नहीं। उसे बस यही एहसास खाए जा रहा था कि उसने जिसकी बातों पर यकीन किया उसने ही उसे सबसे ज्यादा तोड़ा। सोनाली का हर दिन तलाक के डर में गुजर रहा था। वर्तिका, जिससे राजवीर की शादी होने वाली थी, हवेली के बड़े लॉज में बैठी थी। उसने सोनाली को ऐसी नजरों से देखा जैसे उसकी मौजूदगी उसे चुभ रही हो। वह धीमी पर जहरीली आवाज में बोली, ये लड़की कब जाएगी यहाँ से? मम्मी, कहीं इसकी नजर ही ना लग जाए। सोनाली कुछ बोलती इससे पहले ही राजवीर लॉज में आया। वर्तिका ने झट से सोने का हार अपने गले पर रखकर कहा, देखिए ना राजवीर जी, ये कैसा लग रहा है मुझ पर। राजवीर ने उस पर एक नजर डाली और बोला, बहुत अच्छा। फिर उसकी नजर एक पल को सोनाली पर भी पड़ी, जो अपने आंसू रोककर मुट्ठियां भींचती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वर्तिका उसे और भी गहने कपड़े दिखाने लगी, मगर राजवीर ने आराम करने का कहकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में आकर उसने वही शेरवानी पहनकर देखी जो वो शादी के दिन पहनने वाला था। सोनाली के सीने में गहरी टीस उठी। कल से वह उसका नहीं रहेगा, किसी और का पति बन जाएगा और उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। यह हकीकत उसे अंदर तक हिला रही थी। सोनाली ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और टूटे स्वर में बोली, मैंने अपने पूरे परिवार को छोड़कर आपसे शादी की थी। राजवीर जी, मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ। राजवीर ने शीशे में अपना कॉलर सीधा करते हुए हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। 1 महीने पहले ही उसने दुश्मनी निकालने के लिए उसे अपने नाम पर कर लिया था। 1 महीने तक प्यार का ढोंग करके उसे यकीन दिलाया और अब बदला लेने के लिए दूसरी शादी रचा रहा था। पर उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बदले की आग में कहीं वह खुद ही इस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। फिर भी उसने अपनी शक्ति बरकरार रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बस अफसोस है। आज की रात यहीं गुजार लो, कल सुबह तलाक के कागज मिल जाएंगे। वह सोनाली को और भी तकलीफ देकर चला गया था, मगर उसे यह नहीं पता था कि जिस लड़की को वह रुलाकर छोड़ आया है वही लड़की उसकी संतान को अपने पेट में लिए उसी शाम हवेली से निकल चुकी थी। आज उसकी शादी थी। उसने सोनाली को कहीं नहीं देखा था और ना ही देखने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह एक बार उसे देख लेता तो उसका हौसला टूट जाता। वह अपने कमरे में भी नहीं गया। रात हो चुकी थी और मेहमान धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे।
उसे लगा था कि सोनाली कहीं किसी कमरे में बंद होकर रो रही होगी। उसका दिल बार बार उसकी तरफ भाग रहा था, मगर दिमाग उसे एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा था। राजवीर वहीं शेरवानी पहनकर स्टेज पर बैठ चुका था। सबकी निगाहें उस पर थीं, लेकिन उसका चेहरा एकदम सख्त था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दिल को जैसे जबरदस्ती चुप करवा रखा था। बिमला जी उसकी नजर उतारते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रहे हो बेटा। शुक्र है वो लड़की यहाँ नहीं है, वरना नजर लग जाती। मगर राजवीर का मन अचानक सनक उठा। वो है कहाँ? उसने बिमला जी से धीरे से पूछा। माँ, आपने उसे देखा? कहीं कुछ? बिमला जी ने तंज में कहा। तुम्हें क्या उसकी फिक्र होने लगी है? सुबह से कमरे में बंद है, शायद वहीं कहीं होगी। राजवीर बेचैनी से तुरंत उठ खड़ा हुआ। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, मुझे देखना चाहिए। बिमला जी उसे रोकती रह गई, मगर वह किसी की नहीं सुन रहा था। वह तेजी से अपने कमरे तक पहुंचा और फिर पूरी हवेली में उसे ढूंढने लगा। उसने हर कोना देख डाला, मगर सोनाली कहीं नहीं मिली। वह अब सचमुच घबरा गया था। उसने राजीव को पुकारा। राजीव, जाओ हवेली के हर हिस्से में जाकर भाभी जी को ढूंढो, पिछवाड़े तक देखना, कहीं भी हो तुरंत मुझे बताना। राजवीर बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा, मानो उसका दिल किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। तभी बिमला जी आई और बोली, राजवीर चलो, सब तैयार है, यहाँ क्यों भटक रहे हो? मिल जाएगी वो। बिमला जी ने जैसे उसे तसल्ली देते हुए कहा ही था कि तभी राजीव भी हाँफता हुआ आ गया। चौधरी साहब, वो कहीं नहीं मिली। सबने मिलकर पूरा घर और पिछवाड़ा देख लिया है। यह सुनते ही राजवीर की सांस मानो थम गई। उसने एक झटके से अलमारी खोली। सोनाली के कपड़े वहां नहीं थे। उसका दिल जोर से धड़का। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और बोला, जाने दो, चली गई तो मुसीबत टली। मगर अगले ही पल उसके अंदर की बेचैनी फूट पड़ी। नहीं, मेरी ही वजह से गई है, वो ना जाने कहाँ होगी। राजवीर की आवाज में ऐसा दर्द था जो उसने खुद पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह पहले राजीव की तरफ मुड़ा। पूरा इलाका देखो, हर गली, हर मोड़, सब नौकरों को लेकर जाओ। फिर उसने अपनी शेरवानी के बटन खोले, झटके से उतार कर फेंक दी और गाड़ी की चाबियां उठाई। बिमला जी घबरा कर बोली, कहाँ जा रहे हो राजवीर? मेहमानों से भरा मंडप है, सब इंतजार कर रहे हैं। राजवीर एक पल को भी नहीं रुका। उसकी आंखें चिंता से भर चुकी थी। अम्मा, वो मेरी बीवी है, रात के इस वक्त अकेली कहीं चली गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह शादी नहीं हो सकती, मेरा दिल अब तैयार नहीं। यह कहकर वह तेजी से बाहर भागा। उसे महसूस हुआ कि जैसे मोहब्बत का असली आकार उसी पल उसके अंदर जागा है। जुदाई की आहट से ही उसका दिल धड़कने लगा था। बिमला जी उसे आवाजें देती रह गई, मगर वह कुछ नहीं सुन रहा था। इधर सोनाली खुद को एक बड़ी सफेद चादर में ढके, कंधे पर एक छोटा सा बैग डाले हवेली से बहुत दूर निकल चुकी थी। अगर वह अपने मायके की हवेली लौट भी जाती, तब भी राजवीर उसे तलाक देकर छोड़ देता। इसीलिए उसने अपने शहर में रहने वाली अपनी एक सहेली को फोन किया और उससे मदद मांगी, ताकि वह कहीं दूर जाकर अपने टूटे हुए जीवन को संभाल सके। वो उसी तरफ जा रही थी। अब इस गांव में उसका कोई अपना नहीं बचा था। सोनाली बस में चढ़ चुकी थी। नाजुक सी सोनाली ने आज तक कभी बस का सफर नहीं किया था। वह खिड़की वाली सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गई। शाम से वह बस स्टेशन पर खड़ी बस के चलने का इंतजार कर रही थी। अभी बस चलने में कुछ मिनट ही बचे थे कि बाहर अचानक शोर बढ़ने लगा। राजवीर चौधरी के आदमी और वह खुद हर जगह उसे तलाश कर रहा था। सोनाली के हाथ पैर खौफ से कांपने लगे। राजवीर बेचैन हो चुका था। इधर उधर न जाने कितनी बार उसे ढूंढकर देख चुका था। खिड़की से झांकते हुए सोनाली ने उसे देखा। अगर वह मिल जाती तो वह जरूर उसे तलाक दे देता, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी दूसरी शादी अपनी आंखों से देख सके। राजवीर के आदमी बस के अंदर भी आ गए थे। सोनाली ने तुरंत अपनी चादर का सिरा कसकर चेहरे पर खींच लिया और खुद को छुपा लिया। तभी बस के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज गूंज उठी। राजवीर के आदमी बस में सरसरी निगाह डालकर नीचे उतर गए। किस्मत ने इन दोनों के बीच जुदाई की एक दीवार खड़ी कर दी थी। राजवीर अपनी मोहब्बत के सामने बिखर चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सोनाली चली गई। कुछ सालों बाद आज वो दिन था जिस दिन उनका विवाह हुआ था।
4 साल पहले। इन 4 सालों में राजवीर ने किस तरह की तड़प, किस तरह की सजा बनकर काटा था, यह बात सिर्फ वही जानता था। उसने सोनाली को हर जगह ढूंढा। वो हर रोज सोनाली को पागलों की तरह ढूंढता, गांव, शहर, रास्ते, हर मोड़। इवन वह उसके मायके भी गया, मगर वहां से भी उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। राजीव उसके साथ था, लेकिन फिर भी राजवीर को सिर्फ वही कमी सताती रही, सोनाली की। वह जहाँ भी गया, हर दरवाजे पर उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था, लेकिन सोनाली कहीं नहीं मिली। वो गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था, उसके पीछे हमेशा की तरह गार्ड्स की गाड़ियां लगी थी। उसने रफ्तार और तेज कर दी, जैसे वो अपने होश में ही नहीं था। बार बार सोनाली का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तेज रफ्तार में सामने आती बाइक को टकराने से बचाने के लिए उसने गाड़ी एकदम दूसरी तरफ मोड़ दी। गाड़ी सीधा एक बड़े पेड़ से जा टकराई। उसका सिर जोर से डैशबोर्ड पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। सोनाली का चेहरा जो उसके ख्यालों पर छाया हुआ था, धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। राजीव तुरंत गाड़ी से उतरा और राजवीर चौधरी को उठाकर दूसरी गाड़ी में डालते हुए नजदीक के अस्पताल ले आया। वो उसे गार्ड की मदद से अंदर ले गया। इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें तुरंत इलाज चाहिए, राजीव ने घबराकर कहा। नर्स ने राजीव को स्ट्रेचर पर लिटाया। इतने में सोनाली भी वहां पहुंच चुकी थी। राजवीर को देखकर वो ठिठक गई और जैसे ही उसकी नजर स्ट्रेचर पर पड़े राजवीर चौधरी पर पड़ी, उसका दिल मानो धड़कना भूल गया। वो खून से लथपथ था, उसके हाथों पर भी गहरी चोटें थी। नर्स की आवाज पर सोनाली जैसे होश में आई। डॉक्टर सोनाली, प्लीज बताइए कि इन्हें ऑक्सीजन दे या नहीं, इनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं, मैं इनका इलाज नहीं कर सकती। सोनाली का जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। इस आदमी को इतने सालों बाद इस हालत में देखकर वो सकते में आ गई थी। डॉक्टर, ये इमरजेंसी है, नर्स लगभग विनती करते हुए बोली। अस्पताल में इस वक्त आप ही मौजूद हैं, रात के 3 बजे हैं। डॉक्टर कुमार को घर से आने में 1 घंटा लगेगा, कृपया इनकी जान बचा लीजिए। मैडम, ये जुल्म मत कीजिए, यहाँ से सारे अस्पताल बहुत दूर हैं, यह हमारे साहब हैं, इनकी जान बचा लीजिए। राजीव ने हाथ जोड़ दिए। सोनाली ने एक नज़र उस आदमी पर डाली जिसे उसने हमेशा जालिम समझा था, लेकिन लोगों की जान बचाना सोनाली का पेशा था। उसने गहरी सांस ली और बोली, इन्हें तुरंत कमरे में शिफ्ट करो, ऑक्सीजन लगाओ और जो भी जख्म है उनका चेकअप करके एक्सरे मुझे दिखाओ, जल्दी। उसके आदेश पर सभी अपने अपने काम में जुट गए। तभी राजीव बोला, भाभी जी, साहब ने आपको बहुत ढूंढा। सोनाली ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बस करो, यह मेरा काम है, मैं इनका इलाज कर दूंगी। साहब ने मुझे जरूर इसलिए ढूंढा होगा कि तलाक लेकर मुझे मेरे मायके भेज दें। मैं इससे ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगी। वह उस कमरे की ओर बढ़ गई जहां राजवीर चौधरी को ले जाया गया था। किस्मत ने उन्हें फिर एक बार आमने सामने खड़ा कर दिया था। राजवीर की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पास राजीव बैठा था। उसे होश में आता देख राजीव खड़ा हो गया। राजवीर गुस्से से चिल्लाया, क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते, इसी लायक था मैं। कम से कम तिल तिल कर ये जिंदगी तो नहीं काटनी पड़ती। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। राजीव बोला, आप हमारे साहब हैं, आपका साया हमारे ऊपर जरूरी है। राजवीर थकी आवाज में बोला, जानते हो, मौत के मुंह में जाने से पहले मेरे दिमाग और दिल में बस सोनाली ही थी, और अब होश आया तो सबसे पहले वही याद आ रही है। काश मर ही जाता, अच्छा होता। उसने दोनों हाथों से अपना दुखता सिर पकड़ लिया। राजीव ने हिचकते हुए कहा, साहब, मैंने भाभी जी को यहीं अस्पताल में देखा है। राजीव ने उसे संभाला। क्या? वो कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। राजवीर बेचैनी से उठने लगा, लेकिन जख्म के दर्द से फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। राजीव बोला, वो डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। आपका इलाज करने के बाद से यहाँ वापस नहीं आई हैं। मैं उनके बारे में सब जानकारी निकाल चुका हूँ। वो इस समय एक हॉस्टल में रह रही हैं। मैंने गार्ड्स को 24 घंटे वहीं खड़ा रखने को कह दिया है। राजवीर ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम अभी मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे देखे बिना चैन नहीं ले सकता। राजीव ने समझाया, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है साहब, चलने में दिक्कत होगी। राजवीर चिल्लाते हुए बोला, मुझे एक छड़ी ला दो, मैं अब और उससे दूर नहीं रह सकता, मुझे ले चलो राजीव। राजीव उसकी जिद और उसके दिल की हालत समझ चुका था। वह उसे पूरा सहारा देते हुए हॉस्टल ले आया।
दोनों ने काउंटर पर जाकर सोनाली को बुलाने के लिए कहा। सोनाली, जो जल्दी से जल्दी अपना हॉस्टल छोड़कर जाने का सोच रही थी, उसे देखकर ठिठक गई। होंठ भींचकर वो उसके सामने आई। रिसेप्शन पर मौजूद मैडम ने उसे राजवीर के साथ भेज दिया। वो दोनों अब एक ही बेंच पर साथ बैठे थे। सोनाली ने एक बार भी उसे देखना जरूरी नहीं समझा, जबकि राजवीर की निगाहें सिर्फ उसी पर अटकी हुई थीं। इतने साल बीत गए। सोनाली, तुम मेरे साथ घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं है। आपके साथ भागकर मैंने अपना असली घर भी खो दिया। वो कड़वे वन से बोली। हमारा घर, हमारी हवेली, वो हवेली जहाँ अब आपकी नई बीवी रहती है, शायद बच्चे भी होंगे। मुझे वहाँ ले जाकर तलाक देना चाहते हैं या उसे कहेंगे कि मैं आपकी नौकरानी हूँ। उसकी हर बात राजवीर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। राजवीर भर्राई आवाज में बोला, मैंने शादी नहीं की, कर ही नहीं सका। तुम्हारी मोहब्बत ने पैर रोक दिए। सोनाली, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम गायब हो गई थी। मैं बता नहीं सकता ये 4 साल कैसे गुजारे हैं। वह सोनाली का चेहरा छूने आगे बढ़ा, पर उसने उसका हाथ झटके से हटा दिया। हाथ हटाते ही राजवीर के कंधे का जख्म चटक गया और वह दर्द से कराह उठा। सोनाली के होंठ थोड़ी देर को रुक गए। आंखों में चिंता चमकी, लेकिन उसने एक पल में उसे छुपा लिया। आपके साथ अब मैं नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मैं वहां वापस नहीं जा सकती जहां आपने मुझे अपमानित किया था। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी करीब 3 साल का एक छोटा बच्चा भागता हुआ उसके गले में लिपट गया। राजवीर ने हैरानी से उस बच्चे को देखा। मम्मा, ये कौन है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। मम्मा, ये बिहान बोलते बोलते रुक गया। राजवीर को उस बच्चे को देखकर अपना बचपन याद आ गया। वह हैरानी से सोनाली की तरफ देखने लगा। बेटा, तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। ओके मम्मा। बच्चा उछलते हुए भाग गया। सोनाली ने तेज लहजे में कहा, आपको कहीं शक तो नहीं कि यह आपका बेटा नहीं है? राजवीर ने तुरंत कहा, सोनाली, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे चरित्र पर कभी शक नहीं किया मैंने। तुम्हें मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं करना चाहिए। उसने इतने साल पिता के बगैर गुजारे हैं। सोनाली ने तुरंत जवाब दिया, उसने मेरे साथ गुजारे। आप मुझे तलाक दे देते तब भी यही होता। मेरे बच्चे से दूर रहें राजवीर चौधरी। वो उंगली उठाकर चेतावनी देते हुए उसकी एक भी बात सुने बिना वहां से चली गई। राजवीर उसे आवाजें देता रह गया। सोनाली के मन में डर बैठ चुका था कि कहीं वो उससे बिहान को ना छीन ले। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से भी निकल जाने का फैसला कर चुकी थी। सोनाली एयरपोर्ट पर खड़ी थी। राजवीर के गार्ड्स ने उसे खबर दे दी थी। वह बिना देर किए एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां सोनाली बेंच पर बैठी बहुत दूर जाने की तैयारी कर रही थी। सोनाली, वह हाँफते हुए उसके पास पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया वापस जाइए। तमाशा मत बनाइए, न मेरा न अपना। उसकी आवाज में अब दबाव नहीं, ताकत थी। यह वो सोनाली नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी। मुझे माफ कर दो, मैं पागल था, मोहब्बत से आंखें चुरा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें छोड़ दूँ? मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, बस तुम्हारा ख्याल आता है। सोनाली ने तुरंत कहा, मैं आपसे अब मोहब्बत नहीं करती। पहले करती थी, लेकिन उस मोहब्बत को आपने खुद खत्म किया। मेरे घर वालों को अपमानित करने का जो तरीका आपने अपनाया, वो कभी नहीं भूल सकती मैं। राजवीर की आवाज टूट गई। मैं गया था उनके पास, हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें सही सलामत वापस ले आऊं तभी माफ करेंगे। सोनाली, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अपना नहीं तो बिहान का ही ख्याल करो। वह ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करता जिसमें उसे पिता की कमी महसूस हो। वो हमारा बेटा है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। सोनाली ने ठंडे लेकिन पक्के लहजे में कहा, अगर आपको पता होता कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो आप उसी वक्त उसे छीन लेते। राजीव ने सचमुच हाथ जोड़ लिए। उसकी हालत देखकर इधर उधर से गुजरते लोग रुककर देखने लगे। मम्मा, मम्मा, ही इज क्राइंग। अंकल, डोंट क्राई। बिहान भाग कर आया और राजवीर के आंसू पोंछने लगा। राजवीर ने उसे सीने से लगा लिया। यह देखकर सोनाली का सख्त दिल पिघल गया। सोनाली ने थकी आवाज में कहा, आज नहीं तो कुछ साल बाद यह बच्चा अपने पिता के बारे में जरूर पूछेगा। मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी।
आप मुझे सबके सामने अपनाएंगे और बिहान को अपना नाम देंगे। राजवीर ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं सबके सामने तुम्हें और बिहान को अपनाऊंगा, तुम्हारे घर वालों के पांव भी पड़ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी। वह सचमुच सोनाली के पैरों में बैठ गया। यह देखकर वह हैरान रह गई। यह वही आदमी था जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था। ठीक है चलिए, सोनाली ने कहा तो राजवीर खुशी से खिल उठा। उसने बिहान को गोद में उठाया। सोनाली को नहीं पता था कि उसका फैसला सही है या नहीं, लेकिन बिहान की खुशी और उसका भविष्य उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी था। जब वह हवेली में आई तो उसका सम्मान के साथ स्वागत किया गया। सबने उसे अपनाने की कोशिश की। बिमला जी को भी इन सालों में समझ आ गया था कि उनका बेटा सोनाली के अलावा किसी और के साथ रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने भी मन से सोनाली को स्वीकार करने का फैसला किया था। अभी वे अंदर आए ही थे कि बाहर गाड़ियों की तेज आवाजें सुनाई दी। अभय चौधरी तूफान की तरह हवेली में घुसा। राजवीर चौधरी, सामने आओ। हाँ बोलो, राजवीर ने कहा, बिहान को अपनी गोद में संभाले हुए। अभय की नजर अपनी प्यारी बहन पर पड़ी, उस बहन पर जिसे सुरक्षित रखने के लिए वह सालों बेचैन रहा था। सोनाली मेरी बच्ची। वह सब कुछ भूलकर उसे गले लगा चुका था। नहीं भैया, डॉक्टर सोनाली, वह नम आंखों से हल्की मुस्कान के साथ बोली। उसे डॉक्टर बनाना उसके भाई अभय का सपना था। मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जा रहा हूँ। जिस तरह तुमने इसके साथ बर्ताव किया वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। चलो सोनाली, अभय ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। सोनाली धीरे से अलग होकर बोली, भैया ये मेरा बेटा है बिहान, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। अभय का चेहरा कठोर हो गया। तो तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगा। यह नहीं होगा मेरे जीते जी, कभी नहीं होगा। और अगर सोनाली यहाँ से गई तो मैं खुद को सजा दूंगा। राजवीर की आवाज कांप गई, लेकिन उसके शब्द पत्थर की तरह ठोस थे। तभी बलवीर चौधरी वहां आ गए और उन्होंने अभय को रोक दिया और राजवीर चौधरी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे गले से लगा लिया। अभय यह देखकर चौंक गया। बलवीर चौधरी बोले, अभय बेटा, राजवीर ने जो कुछ भी किया उस दुश्मनी की शुरुआत हमारी हवेली से ही हुई थी। उसी के बदले की आग में उसने यह कदम उठाया। लेकिन राजवीर एक अच्छा इंसान है, इसी वजह से उसने दुश्मन की बेटी होने के बावजूद भी सोनाली के साथ कभी हिंसा नहीं की और वह सच में सोनाली से मोहब्बत करता है। तभी तो इतने सालों बाद भी वह उसे ढूंढ कर लाया है। और अब मुझे तुम्हें और सभी लोगों को यह दुश्मनी भूल जानी चाहिए। इसकी वजह से कई जिंदगियां पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं। जिस आदमी ने इस दुश्मनी की शुरुआत की थी उसे उसके कर्मों की सजा पहले ही मिल चुकी है। वह एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से जा चुका है और हम लोग इस दुश्मनी की आग में जलते चले जा रहे हैं। बेहतर होगा कि इस दुश्मनी को यहीं खत्म करते हैं। बलवीर के इशारे पर अभय ने राजवीर को गले लगाया और बलवीर जी ने अपनी बेटी सलोनी को प्यार से गले लगा लिया और दो परिवारों की दुश्मनी उसी दिन खत्म हो गई। राजवीर कमरे में आया और उसे गंभीरता से बैठा देख बोला, खुशियां तो कब की मुझसे रूठ चुकी हैं, देखो मैं आज भी तुम्हारा हूँ। यह जुदाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सोनाली ने राजवीर की गोद में रख के हाथों को अपने हाथ में लिया। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। उसकी आंखों में नमी चमकी। मैं मना लूंगा। राजवीर ने उसके पैरों को चूमा। प्लीज उठो मेरे पैरों से, मेरा ठिकाना तुम हो, माफ कर दो ताकि मेरे दिल को सुकून आए। कर दिया, सोनाली बोली। दिल से दिल जुड़ चुके थे। वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। वो सोनाली को गले लगाकर बोला, शुक्रिया मेरी जान। राजवीर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। उसका शरीर जख्मों से भरा था जो धीरे धीरे भर रहे थे और एक बार मोहब्बत ने बरसों से चली आ रही दुश्मनी को फिर से खत्म कर दिया। मोहब्बत जीत गई और दुश्मनी हार गई। राजवीर और बलवीर जी ने मिलकर गांव के बाहर सोनाली के लिए अस्पताल बनवाया, जिसमें सिर्फ उसी गांव के लोग नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लोग इलाज करवाने आते थे। सोनाली अब डॉक्टर साहिबा के नाम से फेमस हो गई और राजवीर, जिसे लोग चौधरी साहब के नाम से जानते थे, उसे अब डॉक्टर साहिबा के पति के नाम से भी जाना जाने लगा।
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया है वह सिर्फ मनोरंजन और महिलाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता और सामाजिक शिक्षा देने के उद्देश्य से दिखाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही समाज को कोई गलत रास्ता दिखाना है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।